गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। सबसे पहले खबर यूपी से। यूपी चुनाव प्रचार के दौरान डासना में असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग की खबरें आई। फायरिंग करने वाले दो आरोपी सचिन और शुभम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उनकी पार्टी के बयानबाजी से वो नाराज थे, इसलिए यह हमला किया। ओवैसी की पार्टी की बयानबाजी से गुस्से में थे आरोपी, ऐसा उनका कहना है। सासरी टोल गेट पर काफिले पर हुई थी फायरिंग। सीसीटीवी फुटेज में फायरिंग करते दिख रहा है यह शख्स। श्री असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर छिजारसी थाना बेलकुआ जनपद हापुड़ पर अज्ञात दो व्यक्तियों द्वारा फायर किया गया। इस घटना पर पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त सचिन को गिरफ्तार कर लिया तथा थोड़े अंतराल के बाद दूसरे अभियुक्त शुभम को भी गिरफ्तार करके उनके पास से अवैध असला एवं घटना में प्रयुक्त ऑल्टो कार को भी बरामद कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान अभियुक्त सचिन द्वारा बताया गया कि माननीय सांसद की पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा दिए गए वक्तव्य से व्यथित होकर इस घटना को कारित किया है। घटना की छानबीन एवं साक्ष्य संकलन हेतु टीम का गठन कर दिया गया है एवं इसके कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। सौरभ शुक्ला है हमारे साथ। सौरभ, सवाल यही बनता है कि जब गोली चली तो वो असदुद्दीन ओवैसी की काफिले यानी उस गाड़ी से जिसमें वो मौजूद थे कितनी दूर कितनी पास से निकली? देखिए, जिस गाड़ी में थे उस पर गोली चली है। लगभग कल शाम 5:30 बजे की घटना है शारिक। उस वक्त ओवैसी मेरठ और किठौर से अपनी जो चुनावी जनसभाएं हैं उनको संबोधित करके वापस दिल्ली आ रहे थे। हम जानते हैं कि जो छिजारसी टोल है, डासना टोल है, वो हापुड़ और गाजियाबाद के बॉर्डर में मान सकते हैं उसको। जब वो टोल के पास गाड़ी रुकी तो ये दोनों युवक आए और उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। 3 जो गोलियां हैं वो गाड़ी में लगी, जो गाड़ी की बॉडी, और एक गोली टायर में लगी जिससे गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। तभी जो ओवैसी के काफिले के पीछे एक गाड़ी थी उसने एक आरोपी के पैर पे गाड़ी चढ़ा दी, जिस वजह से आरोपी गिर गया और उसको पकड़ ले गया। दूसरा आरोपी वहां से फरार हो गया। जब पहले आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि ये दूसरा जो आरोपी है वो भी उसका साथी है और इन्होंने ये प्लान करके इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। और ये दोनों गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एक का नाम सचिन है और एक का नाम शुभम है। इनका कहना है, शुरुआती जो पूछताछ है पुलिस ने इनसे की है उस पर ये लोग कह रहे हैं कि वो ओवैसी के बयानों से नाराज थे। किन बयानों से नाराज थे? क्या ऐसा बयान दे दिया कि ये गोली चलाने पर आ गए? तो वो एक पूछताछ का विषय है। अभी पुलिस पूछताछ कर रही है इसको लेकर के। पुलिस एक कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है। सर, बहुत संक्षेप में, जिस गाड़ी में गोली लगी, जिसके टायर पे भी जाकर गोली लगी, क्या उसी गाड़ी में ओवैसी साहब मौजूद थे? जी शारिक, उनका ओवैसी साहब का कहना है कि उसी गाड़ी में ही मौजूद थे। तो वो उससे दूसरी गाड़ी में बैठ करके दिल्ली वापस आ गए और उनको वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। और उनका कहना, वही साहब का कहना है कि पूरे मामले में वो लोकसभा अध्यक्ष को भी शिकायत करेंगे और हो सकता है कि संसद में भी पूरे घटनाक्रम से अपनी बात सामने रखें। शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर सदर से नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम योगी के नामांकन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद होंगे। साथ ही बीजेपी के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस दौरान मौजूद होंगे। नामांकन से पहले योगी जनता को संबोधित करेंगे और नामांकन के बाद वो गोरखनाथ मंदिर जाएंगे। और रियल एस्टेट माफिया का ऐसा गठबंधन कराया कि एनसीआर के हजारों फ्लैट खरीदारों के जीवन भर की। कौशाम्बी की सिराथू सीट से शक्ति प्रदर्शन करते हुए यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपना पर्चा दाखिल किया। सपा ने इस सीट से अनुप्रिया पटेल की बड़ी बहन पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा था, पर पल्लवी संकेत दे रही हैं कि वो इस सीट से लड़ना नहीं चाहती। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की यह रिपोर्ट। बीजेपी ने यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन में पूरी ताकत झोंक दी। केशव मौर्य का पर्चा दाखिल कराने के लिए खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। साथ में बीजेपी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहीं।
गाजे बाजे के साथ केशव मौर्य ने नामांकन दाखिल किया। अखिलेश यादव जी आके नामांकन करें और तब भी कमल खिलेगा। अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं कि आपके खिलाफ लड़े। चुनौती मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, वह दाखिल करें तब भी कमल खिलेगा, मैंने कहा। सिराथू सीट से केशव मौर्य को सपा से चुनौती कौन देगा, यह अब तक साफ नहीं है। सपा ने बुधवार को बीजेपी की सहयोगी अनुप्रिया पटेल की बड़ी बहन पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा था, पर पल्लवी पटेल के हाव भाव से लग रहा है कि वो इस सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहती। पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल का दल अपना दल कमेरावादी सपा के साथ है, पर इनकी नाराजगी है कि सपा गठबंधन में दी गई सीटों पर भी क्यों उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। सिराथू का क्या लेकर के है, मतलब आप लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, क्या है? हमें खुद ही नहीं पता सर। नहीं क्यों, आपका तो अब तो उन्होंने नाम का घोषणा कर दिया है। उस असहजता ने हमें इतना असमंजस में डाल दिया है कि हमें खुद ही नहीं पता। किस बात का असमंजस? अब तो नाम तो डिक्लेयर हो चुका पता है नहीं ना। हम कहाँ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तो इसलिए हमने तय कर लिया है जो लड़ने झगड़ने में हम नहीं पड़ेंगे। सिराथू विधानसभा सीट पर 34% पिछड़े वर्ग के वोटर हैं। ये वोटर ही कहा जाता है कि निर्णायक भूमिका निभाते हैं। केशव मौर्य पहली बार 2012 में यहां से विधायक बने थे। ये कौशाम्बी का सिराथू इलाका है जहां से केशव मौर्य मैदान में है, और ये सीट जीतना केशव मौर्य के लिए नाक की बात है, क्योंकि जो जानते हैं वो साफ जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य की बिल्कुल नहीं बनती है। यही वजह है कि जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उन्हें क्षत्रिय होने पर स्वाभिमान है, तो केशव मौर्य ने ट्वीट किया था और कहा था कि मेरा स्वाभिमान कमल का फूल। तो एक शीत युद्ध है केशव मौर्य और योगी के बीच में। यही वजह है कि केशव मौर्य पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि वो किसी तरीके से ज्यादा अंतर से चुनाव जीतें, ताकि उनकी दावेदारी अगर बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री पद के लिए मजबूत रहे। सहयोगी विनीत के साथ सिराथू में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। यूपी के बुलंदशहर में कल प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश जयंत चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे के सामने आ गए। एक तरफ सपा आरएलडी की संयुक्त समाजवादी विजय यात्रा चल रही थी, वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जुटी थी। अखिलेश जयंत रथ की छत से प्रियंका गांधी का अभिवादन करते नजर आए। इसके जवाब में प्रियंका ने भी उनका अभिवादन किया। बाद में प्रियंका ने इस वीडियो को ट्वीट करते लिखा, हमारा भी आपको राम राम। वहीं अखिलेश ने तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, एक दुआ सलाम तहजीब के नाम। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सियाना में भारी बारिश में जनसंपर्क अभियान जारी रखा। बारिश में उन लोगों को भी उत्साह में उनकी कोई कमी नहीं आई, न ही उनका उत्साह टूटा जो प्रियंका गांधी से मिलने के लिए आए थे। प्रियंका गांधी ने ट्रैक्टर पर बैठकर जनसंपर्क अभियान चलाया। और अभी की बड़ी खबर बताते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे को गिरफ्तार किया है। ईडी ने यह गिरफ्तारी की है। अवैध रेत खनन के मामले में गिरफ्तारी हुई है। कुछ दिन पहले ईडी ने छापेमारी की थी। यहां आपको बता दें कि अवैध खनन के मामले में मुख्यमंत्री चन्नी के भांजे को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम भूपेंद्र सिंह हनी है। इससे पहले छापेमारी हुई थी और अवैध खनन का आरोप लगा था। मुकेश है हमारे साथ। मुकेश, पूरी खबर बताएं। देखिए शारिक, ईडी ने जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चन्नी, उनके भांजे भूपेंद्र सिंह हनी को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी कल देर रात हुई है और आज सुबह उनको मोहाली की कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो पूरा मामला है वो 2017 का है, जब पंजाब में कई जगहों पर जो इलीगल माइनिंग होती है, सैंड माइनिंग, उसके आरोप लगे और उसके बाद पंजाब पुलिस ने केस दर्ज किया था। हालांकि उस केस में तमाम ट्रक ड्राइवरों का नाम था, हनी का नाम नहीं था, लेकिन बाद में जांच में भूपेंद्र सिंह हनी का नाम आया और उसी एफआईआर के बेस पर ईडी ने भी अपनी तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जिसकी जांच की जा रही थी। बीते हफ्ते हमने देखा कि ईडी ने भूपेंद्र सिंह हनी और उनके तमाम जो साथी हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में कई सारे दस्तावेज मिले थे और 10 करोड़ रुपए कैश मिले थे, जिसमें 8 करोड़ रुपए कैश मोहाली से भूपेंद्र सिंह हनी के यहाँ से बरामद हुए थे। तो इसी मामले में अब ईडी ने भूपेंद्र सिंह हनी को गिरफ्तार किया है और आज उनको मोहाली कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन पंजाब में चुनाव है और चुनाव के ठीक पहले गिरफ्तारी, इसको लेकर तमाम जो पार्टियां हैं, खासतौर से चन्नी और कांग्रेस, इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर रही है और ईडी पर गंभीर आरोप लगा रही है। जी
लेकिन मुकेश, अब जब भी देखें चुनाव पास होता है तो इस तरह के एक्शंस नजर आते हैं जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, तो ऐसे में इस वक्त, क्योंकि ये जानकारी तो पहले से होगी, तो ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? देखिए, जो एजेंसी है वो हमेशा इस बात कहती है कि चुनाव तो पूरे देश में लगभग हर महीने चलते रहते हैं, ऐसे में हमारी कार्रवाई को चुनाव से जोड़ना ठीक नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर जो गिरफ्तारी हुई है भूपेंद्र सिंह हनी की, उसको लेकर जो आम आदमी पार्टी है, जो इस समय पंजाब में माना जा रहा है कि चुनाव में सरकार बन सकती है, उनकी तो वो खासतौर से काफी एक्टिव है और भूपेंद्र सिंह हनी को लगातार ईडी की रेड के बाद से वो घेर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पंजाब में जो चुनाव है उसमें जरूर इस गिरफ्तारी से कई तरह के सवाल खड़े होंगे, लेकिन जो ईडी के अधिकारी हैं वो फिलहाल अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और उन्होंने कोई आधिकारिक बयान अभी फिलहाल तो नहीं दिया है, लेकिन इसमें जरूर कंफर्म किया है कि भूपेंद्र सिंह हनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। चुनाव जो है हर जगह अपने परवान चल रहा है और आज लखनऊ की बात करेंगे। और लखनऊ में किसकी बात करेंगे, आपको बता दूं कि आज पूजा शुक्ला जी की बात करेंगे। आप पूछेंगे पूजा शुक्ला कौन है, क्यों आप इनसे बात करना चाहते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि इनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है लखनऊ से और लखनऊ उत्तर से। और क्यों दिया है टिकट, इसकी भी एक कहानी है। 2017 में मुख्यमंत्री योगी जी के काफिले को इन्होंने काला झंडा दिखा दिया था, जैसे स्टूडेंट करते हैं, और उसके बाद जो है इनको जेल हो गई। 20 दिन करीब इन्होंने ये जेल में रही और जेल से जब निकली तो जब इन्होंने कॉलेज में लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कोशिश की तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि आपने मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए। अजीब बात है ना। बाद में पूजा को भूख हड़ताल करनी पड़ी और फिर इनका एडमिशन हुआ और अब ये जो है समाजवादी टिकट पर, पार्टी के टिकट पर लखनऊ उत्तर से चुनाव लड़ रही है। पूजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद। तो आपकी कहानी जो है 2017 में आप कितनी उम्र की रही होंगी जब आपने काले झंडे दिखा दिए थे और क्या सोच के दिखा दिया था आपने, क्या मामला था? देखिए, जब आप अगर काले झंडे की बात करें तो मेरा आंदोलन, मेरा संघर्ष काले झंडे से नहीं है। उससे पहले भी मैं स्टूडेंट इश्यूज पे काम करती रही हूँ, लोगों के बीच में तमाम मुद्दों पे बातचीत संवाद करती रही हूँ। और 2012 से ही मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में आई और लखनऊ यूनिवर्सिटी में हर तरह से आंदोलन हो या किसी भी चीज का संघर्ष हो, मैं हमेशा उसमें शामिल रही हूँ। बस अंतर इतना था कि तब सरकारें मुकदमा नहीं लगाती थी, तब सरकार एडमिशन नहीं रोकती थी, तब सरकार बात और संवाद में भरोसा रखती थी। लेकिन 2017 के बाद हमने देखा कि संवाद, जो विश्वविद्यालय है जिसको कहा जाता है कि जहां पर वाद विवाद और संवाद होता है और वहीं से इस देश का भविष्य निकलता है, तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि 2017 में हुआ ये कि लगातार फी हाइक हो रही थी और हम लोग मुख्यमंत्री, हम लोग अपने वाइस चांसलर से ये कह रहे थे कि देखिए आप ये बताइए कि अगर आप फी हाइक करते रहेंगे तो एक आम गरीब परिवार से आने वाला बच्चा कैसे लाखों रुपए फीस दे पाएगा। अब वाइस चांसलर का कहना यह था कि सरकार फंड नहीं दे रही है, तो हमने भी कहा कि ठीक है, अगर सरकार फंड नहीं दे रही है तो हम और आप दोनों लोग मिल करके आंदोलन करते हैं और सरकार को फंड देना चाहिए। बट वाइस चांसलर ने मतलब साफ डिनाई कर दिया कि नहीं, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता और जिनके पास पैसा नहीं है वो फंड देना है। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि इस देश के अंदर लोकतंत्र है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी लोकतंत्र है। हमें नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश ने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुन लिया है जिनको वाद विवाद संवाद में सबसे अच्छा विवाद ही लगता है। और मैं कह सकती हूँ कि इनका सबसे मेन एजेंडा ये है कि जो इनके खिलाफ उठने वाली आवाजें हैं, जो इनसे सवाल पूछने वाली आवाजें, उनको दबा दें। तो जब 2017 में हम सारे स्टूडेंट से तय किया, ठीक है, मुख्यमंत्री से हम लोग बात करेंगे और वो इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, हम लोग बात करेंगे उनसे। तो यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को हम खराब नहीं करना चाहते थे, तो हम लोगों ने ये किया कि मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की। लेकिन जब छात्रों को पकड़ा गया, मारा गया, तो हम लोगों ने उनको काले झंडे दिखाए और अपना विरोध दर्ज कराया कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर यदि गरीब किसान मजदूर का बच्चा पढ़ने नहीं आएगा तो योगी आदित्यनाथ आप भी नहीं आ सकते। तो उसके बाद आपको 20 दिन की जेल हो गई? जी नहीं, 26 दिन की। 26 दिन की, माफी चाहता हूँ। और उसके बाद उसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने आपको एडमिशन देने से मना कर दिया, ये क्या किस्सा था? जी,
यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मैंने एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस में मेरा सबसे अच्छा नंबर था और मैं बार बार यही कह रही थी कि वाइस चांसलर से कि यदि मेरा नंबर अच्छा नहीं है तो आप मेरी कॉपी डिस्क्लोज कर दीजिए, पूरी दुनिया देखेगी। मैंने ये भी कहा कि आप मेरी लिखी हुई कॉपी आप मीडिया के सामने यही पता लग जाएगा कि अब मैंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है कि नहीं किया। लेकिन वाइस चांसलर इस पर तैयार नहीं हुए और प्रॉक्टर साहब का बयान आया कि वाइस चांसलर साहब ने कहा है कि क्योंकि इन्होंने मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाया कि इनको हम एडमिशन नहीं देंगे। तो हम लोगों ने तय किया कि ये यूनिवर्सिटी हमारी है, जब यहाँ पर शिक्षक धरने पे बैठ सकते हैं, कर्मचारी धरने पे बैठ सकते हैं, तो आम छात्र क्यों नहीं बैठ सकते। तो हमने धरना शुरू किया, फिर वो भूख हड़ताल, फिर धीरे धीरे अनशन और उसके बाद लाठीचार्ज के बाद बुरी तरह से मुकदमे लगाए गए, कई लोगों को 6-6 महीने जेल जाना पड़ा। तो मैंने आपातकाल नहीं देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैंने महसूस किया है और बहुत ही करीब से आपातकाल को देखा है कि अघोषित आपात इमरजेंसी क्या होती है। चलिए, अब तो ये बात तो पुरानी हो गई। अब आप जो है चुनावी मैदान में है, आपको जो है एक बड़े समाजवादी पार्टी के नेता के बजाय आपको यहां से टिकट दिया गया है और आप समाजवादी पार्टी में रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको एकाएक लाया गया। लेकिन जब आपको बताया गया तो क्या आप तैयार थी कि मैं 25 साल की उम्र में जो है विधानसभा का चुनाव लड़ूंगी, मैं सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट हूं अभी तक? देखिए, ये तो बहुत मतलब कह सकते हैं मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था, नारा दिया था, नई हवा है नई सपा है, और उस नई हवा नई सपा में उन्होंने महिलाओं के युवाओं के योगदान को भी सराहा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि जो भी लोग विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं आवेदन करें, अपने क्षेत्र में काम करें, यदि उनकी सर्वे रिपोर्ट अच्छी आएगी और जो भी जीतने वाली महिलाएं होंगी समाजवादी पार्टी उनको टिकट देगी। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि खासतौर पर उत्तर प्रदेश में धनबल और बाहुबल की जिस तरह से राजनीति है, उस राजनीति में जमीन पर समाजवादी पार्टी ने मुझे प्रत्याशी के बताओ मतलब उतारा है। तो मेरे लिए मेरा सौभाग्य है कि मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं और मैं उनका बारंबार धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। बाहुबली का आरोप पे तो समाजवादी पार्टी पे लगता है, जो आजकल जो प्रचार हो रहा है उसमें सबसे बड़े हमले तो इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी पे किए जा रहे हैं कि समाजवादी आएगी तो फिर से वही सब होगा, गुंडे आ जाएंगे, बाहुबली आ जाएंगे। देखिए, ये तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल कोई काम नहीं किया। अब आप बताइए, जब आपने एग्जाम में आप फेल होंगे तो आपको मुझे तो याद है बचपन में जब आपका टेस्ट अच्छा नहीं होता था तो नए नए तरह के तर्क दिए जाते थे कि वो क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं गया था, वो तो कॉपी में नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी की बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में कोई काम नहीं किया। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो अब सिर्फ और सिर्फ झूठ की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बंटवारे की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नफरत कराने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है तो हमने अस्पताल बनवाने का काम किया है, हमने रोड और सड़कें बनवाने का काम किया, हमने महिलाओं को मजबूती देने का काम किया, नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है। लेकिन पूजा, ये बताइए, ये जो जंग है, आप जिस ढंग की बात आपने कही है और जो ये पूरा इलेक्शन जिस ढंग से मुड़ता जा रहा है एक विशेष मुद्दे के ऊपर, जहां पे कहा जाता है कि हम गर्मी शांत कर देंगे, हम ये कर देंगे, तो इस ढंग के बयानबाजी के बीच में ईमानदारी से चुनाव लड़ना कितना डिफिकल्ट है? देखिए, संघर्ष तो हर कदम पर है और महिला होने के बतौर मैं बताऊं कि जब आप घर से निकलते हैं तो आपको हर तरह का संघर्ष, हर तरह की चीजें फेस करनी पड़ती हैं। और हम तो मानते हैं कि हर तरह की चीजें हमने, क्योंकि महिलाओं को पहले साबित करना पड़ता है कि हाँ, वो भी इस जंग में अपनी लड़ाई, एक योद्धा के बतौर अपनी लड़ाई लड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक है कि जहां पर एक मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा का उपयोग करना पड़ा है कि घर में एक आदमी, ये तो एक गली छाप गुंडे की भाषा होती है जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, बहुत शर्म की बात है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि 2022 का जो चुनाव है वो चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है, हमारे देश के संविधान को बचाने का है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। चलिए, आप अच्छे नेता की तरफ आप बोल रही हैं, आपके इस स्किल में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चुनाव के लिए और आपने धन्यवाद आपको, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद।
मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नवजोत कौर सिद्धू, जो कि अमृतसर ईस्ट की पूर्व विधायक हैं और नवजोत सिंह सिद्धू साहब की धर्मपत्नी हैं, और इस समय पूरा कैंपेन जो है अमृतसर ईस्ट में यही संभाल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ इस बार मुश्किल लग रहा है कैंपेन? मजीठिया साहब यहाँ पे चुनाव लड़ने आ गए हैं। बहुत आसान लग रहा है, बिकॉज मुश्किल ये लग रहा है कि सड़कों पे लोग रोक के कह रहे हैं कि आप गाड़ी के पीछे देखो कितने सरोपे हैं कि प्लीज ज्वाइन करवा लो। क्योंकि आप शहर के लोगों को डिफरेंट मानोगे। देखो मजीठा में एक उसका डर है, एक उसके साथ एक ग्रुप है कि कुछ भी कर लो, मतलब आप मेरे साथ रहो, उसके बाद कहते हैं ना झूठे पर्चे कर लो, किसी की जमीन है वो ले लो, कोई गंदा काम कर लो, आप जितनी मर्जी ड्रग्स का बिजनेस कर लो। तो जो विलेज में चलता है, तो शहर के लोगों को तो और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, विकास का तो चल रहा था, हम ऑलरेडी कर रहे हैं। शहर के लोग इसलिए घबराए हुए हैं, वो कह रहे हैं मैम हम आपके साथ और मेहनत करेंगे, हमें ज्वाइन कराओ, ये कैंपेन हमारी है। बिकॉज हम नहीं चाहते ड्रग लॉर्ड आके हमारे अर्बन एरिया में हमारे बच्चों को ड्रग्स में डाले। हर दुकान पे ड्रग्स मिल रही हैं, हर जगह पे हम ड्रग्स पे लग गए हैं। आज के समय में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी नहीं बची जहाँ पे गर्ल्स भी ड्रग्स में इन्वॉल्व ना हो। तो ड्रग्स वाला आरोप लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2004 से लेकर अभी तक 18 साल तक आप ही लोगों का यहाँ पर राज रहा, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, और सरकार भी रही, लेकिन यहाँ काम नहीं हुआ, इसलिए उनको यहाँ पे आना पड़ा, लोगों ने उनको बुलाया है यहाँ पर। देखो उनके विकास की फोटो वहां से आ रही है। वो कहते हैं तुम तो सीएम के जमाई वो रहे, है ना, उसकी नो के भाई रहे, मतलब इतना बड़ा मिला, आपने कुछ नहीं किया। मेरा तो चाहे लोगों से पूछ लो, चाहे क्योंकि ये एविडेंस जो तुम्हारे काम का एविडेंस है ना, वो तुम्हें देना नहीं पड़ता, वो तुम्हारे सामने है। नवजोत सिद्धू ऐसा इंसान है जिसने सीएम साहब को कहा कि आप मुझे अपने बेटे जैसा समझना और आप मेरे पे ट्रस्ट करना। मैं आपको 65 अर्बन सीट्स जो हैं, 65 प्लस अर्बन सीट्स हैं, उन पे पैसे अपनी मर्जी से खर्चूंगा, लेके आऊंगा हरदीप पुरी जी से, जो उन्होंने खुशी से दिए। स्मार्ट सिटीज के पैसे जो रिलीज नहीं हो रहे थे, वो 3 स्मार्ट सिटीज के लिए लेके आए। बस उनका एक ही प्रॉब्लम है जो सबसे अच्छी है और जब सबसे में होनी चाहिए, कि अगर मैं 100 करोड़ भी लाऊं, वो 100 का 100 करोड़ लगना चाहिए। अगर पाकिस्तान को जप्फी डाली तो कॉरिडोर खुलवाया, और आज ट्रेड भी खोलना चाह रहे हैं इसलिए कि हमारे में से हर बंदा करोड़पति बन जाए। हम यहाँ से ट्रेड करेंगे। यहाँ पे अमृतसर वाज नोन एज अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पार्क। यहाँ पे आईटी क्यों नहीं आए? वो यही आरोप लग रहे हैं कि भाई पाकिस्तान चले जाओ, ऐसी बात। मतलब हम पंजाब में काम कर रहे हैं और वो मान रहा है हमारी बात कि ईमानदारी से काम चलेगा, मेरा भी गुजारा होगा, आपका भी गुजारा होगा। तो एक अच्छा इंसान कह रहा है कि बॉर्डर पे तुमने स्कैनर्स लगाने हैं। अरे टमाटर, आलू, प्याज, सोया, ये कुछ भी आपने भेजना हो, कोई डिवाइस भेजना हो, स्कैनर लगा के आप स्कैन करके नहीं देख सकते उसमें हीरोइन आ रही है कि बॉम्ब आ रहा है। आज अडानी के पोर्ट पे 35,000 करोड़ की आप हेरोइन पकड़ते हो, आपने पोर्ट बंद कर दिया। आप हमारा कॉरिडोर नहीं खोल रहे। हम 35 कंट्रीज से जुड़ते हैं। हमारा कपड़ा भी आज यहाँ से हम टेक्सटाइल क्यों बंद हुआ? क्योंकि दुबई जाके वाया दुबई या कराची पोर्ट वहाँ पे जाके पाकिस्तान को एंड में पहुंचता है। अगर यहाँ से कॉरिडोर खुल जाए, पाकिस्तान के साथ में ट्रेड शुरू हो जाए तो काम कर, हर एक के पास काम है, एक दिन में काम है। एक बंदा कुछ ना करे, टमाटर उठा के ले जाए भी वहाँ पे 4 गुनी प्राइस पे छोड़ा है। मैं कहती हूँ उगाए भी ना, उठा के चीज दे दे, हम करोड़पति हैं। मैं बड़े सवाल पे आता हूँ, आपके हिसाब से कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट कौन होना चाहिए? वैसे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन आपकी राय जानना चाहूंगा। जो भी हो, जो पंजाब मॉडल हमने भी तैयार किया बहुत टाइम लगा के, बहुत लोगों ने स्टडी किया उसको, और राहुल गांधी जी आए, उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने मैनिफेस्टो में भी वो बोला, मैंने विमेन सेफ्टी पे लिखा, मैंने हेल्थ पे लिखा, उनको पसंद आया वो मॉडल, और उन्होंने बोला कि ये लागू होना चाहिए। गवर्नमेंट को जो एजुकेशन और हेल्थ है, गवर्नमेंट को कवर करना चाहिए, और गवर्नमेंट जॉब्स मिलनी चाहिए बच्चों को, बाकी लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करें, उनको एनओसी मिलनी चाहिए, 1 सिंगल ट्रैक।
वन वे, ये नहीं कि पैसे दे दे के इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती। तो हमने जो मॉडल पेश कर दिया कि हम पंजाब को गोल्डन स्टेट बना सकते हैं, तो कोई भी सीएम बने पर ऐसा बने जो फाइल पे साइन कर दे। ठीक है, पर आप सिद्धू साहब को नहीं चाहती हैं कि वो बने सीएम कैंडिडेट? देखो कोई भी बने, विजन हर मिनिस्टर इक्वल विजन लेके पैदा होता है। हो सकता है मिनिस्टर भी ना हो, सिंपल एमएलए हो, पढ़े लिखे जो हैं वो कोई भी विजन या कोई भी प्रोजेक्ट लेके आए उसको सीएम क्लियर करे, उसमें से हिस्सा ना मांगे। हमारा गुंडोला प्रोजेक्ट एक दिन में 10,000 नौकरी दे रहा था, है ना, तो वो 1.5 साल में वो कंप्लीट हो जाना था। एक दिन में 10,000 बच्चे को नौकरी मिलती, तो वो क्यों नहीं साइन हुआ? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर को 30% चाहिए था उसमें। अच्छा, अब ये परसेंटेज बंद करनी पड़ेगी। चलिए आगे सवाल, अगर मान लीजिए सिद्धू साहब को सीएम कैंडिडेट नहीं बनाते तो उस स्थिति में क्या होगा? क्योंकि इसको लेकर काफी चर्चा है कि अगर घोषित नहीं होते हैं वो सीएम कैंडिडेट, वो तो भगवान जानता है क्या होगा या सिद्धू जानता है क्या होगा। जो भी सीएम बनेगा बातें सुन ले कर ले तो एक ही बात है। तो मतलब ऐसे ही काम चलता रहेगा? ऐसे काम चलता रहेगा। बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल। शुरुआत कर रहे हैं पंजाब की खबर के साथ जिसका असर चुनावों पर पड़ सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने भूपिंदर सिंह हनी जो है उनको गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी अवैध खनन मामले में की गई है। कुछ दिन पहले ईडी ने भूपिंदर सिंह हनी के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। इसके बाद कल देर शाम उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जलंधर के सिविल अस्पताल में उनका मेडिकल कराया गया और आज मोहाली की सीबीआई कोर्ट में उनकी पेशी होगी। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर और मोहम्मद गजाली। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत मुकेश आपसे करना चाहेंगे, ईडी की तरफ से इस मुद्दे पर क्या कहा जा रहा है, किस तरह के आरोप हैं उन पर? देखिए, ईडी की तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि भूपेंद्र सिंह हनी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज जो ईडी और सीबीआई की स्पेशल कोर्ट है मोहाली में, वहां पर उनको पेश किया जाएगा। ये जो पूरा मामला है ये 2018 का है। 2018 में पंजाब के नवा शहर में रेत के अवैध खनन को लेकर पंजाब पुलिस ने केस दर्ज किया था और इस केस में हालांकि किसी का नाम तो नहीं था, लेकिन जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनका नाम था और करीब 30 ट्रक जब्त की गई थी। इसी केस के बेसिस पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जिसको लेकर बीते हफ्ते पंजाब में मोहाली के अलावा करीब 10 से 12 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की थी और इस छापेमारी में 10 करोड़ रुपए बरामद किए थे। उसके बाद उसी केस की जांच को आगे बढ़ाते हुए अब ईडी ने भूपेंद्र सिंह हनी को गिरफ्तार कर लिया है और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये जो पूरा मामला है इसको लेकर पंजाब में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। जी बिल्कुल, और इस सियासी हलचल के बारे में गजाली से बात करते हैं। गजाली, इसका असर क्या पड़ेगा चुनावों पर और सियासत पर? जी देखिए, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जब से मुख्यमंत्री बनाए गए थे उनके बारे में कांग्रेस यही प्रचार कर रही थी कि वो एक आम आदमी है, वो गरीब परिवार से आते हैं। लेकिन जब से ईडी की रेड हुई पिछले महीने, उसके बाद से वहां पर से 8 से 10 करोड़ रुपए कैश जो है ईडी ने सीज की थी और उसकी पिक्चर्स बहुत वायरल हुई थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया, कांग्रेस पर बहुत कटाक्ष किए और हर जगह उन्होंने ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी इलीगल सैंड माइनिंग में या अवैध खनन में शामिल हैं। और इसके लिए उन्होंने कुछ ही दिन पहले गवर्नर से भी मुलाकात की थी। उसके बाद 2-3 दिन पहले गवर्नर ने एक लेटर लिखा था डीजीपी को कि इस मामले की खुद जांच की जाए। अब इसका असर क्या हो सकता है कि कई जानकार ये समझ रहे हैं कि क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी दलित समुदाय से आते हैं या एससी बैकग्राउंड से आते हैं और पंजाब में उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये उस पर भी असर कर सकता है कि एक सिंपैथी मिले, या अब ये देखना होगा कि चरणजीत सिंह चन्नी इसको किस तरह से काउंटर करते हैं, क्योंकि चुनाव से करीब 20 दिन पहले ये सब होना और इसके अलावा जब उनको मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस ऐलान करने जा रही है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि आगे इस प्रचार में किस तरह से कांग्रेस इसको काउंटर करती है कि वो भी ईमानदार है और उनका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। बड़ी चुनौती होगी ये कांग्रेस के लिए क्योंकि उनके मुख्यमंत्री के रिश्तेदार पर लग रहे हैं आरोप। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और रुक करते हैं दूसरी खबरों का। उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार के दौरान डासना में असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग की खबरें आई हैं। फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। आरोपियों ने पूछताछ में उन्होंने कुछ बातें पुलिस को बताई हैं जब उनसे पूछताछ की गई है, और पुलिस ये दावा कर रही है कि आरोपियों ने बताया है कि ये हमला उन्होंने दरअसल इसलिए किया क्योंकि वो ओवैसी की पार्टी और ओवैसी की बयानबाजी से गुस्से में थे। आपको बता दें कि छिजारसी नाम के टोल गेट पर उनके काफिले पर यह फायरिंग हुई थी। जिस गाड़ी में वो सवार थे उसी गाड़ी पर फायरिंग की गई थी और यह सारा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया था, जिसके बाद फुटेज में एक शख्स को फायरिंग करते हुए देखा जा रहा था और अब पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। श्री असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर छिजारसी थाना बेलखुआ जनपद हापुड़ पर अज्ञात 2 व्यक्तियों द्वारा फायर किया गया। इस घटना पर पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त सचिन को गिरफ्तार कर लिया तथा थोड़े अंतराल के बाद दूसरे अभियुक्त शुभम को भी गिरफ्तार करके उनके पास से अवैध असला एवं घटना में प्रयुक्त ऑल्टो कार को भी बरामद कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान अभियुक्त सचिन द्वारा बताया गया कि माननीय सांसद की पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा दिए गए वक्तव्य से व्यथित होकर इस घटना को कारित किया है। घटना की छानबीन एवं साक्ष्य संकलन हेतु टीम का गठन कर दिया गया है एवं इसके कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का। सौरभ, इतना तो साफ है कि ये सोची समझी वारदात थी, क्योंकि उन्हें पता कैसे चला कि कब ओवैसी इस टोल से गुजरेंगे और तैयारी थी एक बंदूक एक पिस्तौल के साथ। तो अब तक पुलिस कुछ ज्यादा इस पर बता नहीं पाई है, लेकिन नाराजगी ये कोई आम नहीं लग रही है, इसमें काफी राजनीतिक गुस्सा नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जो पूरी घटना है वो लगभग कल शाम 5:30 बजे हुई। उस वक्त ओवैसी किठौर और मेरठ से अपने चुनावी सभाएं करके वापस दिल्ली आ रहे थे। ये जो टोल प्लाजा है अंजलि, वो हापुड़ और गाजियाबाद बॉर्डर समझ लीजिए इसको। जब टोल पे गाड़ी रुकी तो ये दोनों आरोपी वहां पर थे और वो उतर करके ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग करने लगे। 3 जो बुलेट्स थे वो ओवैसी की गाड़ी की जो बॉडी है उस पर लगे और एक बुलेट की गाड़ी के टायर में लगा, जिससे उनका टायर पंक्चर हो गया। तभी जो उसी ओवैसी की गाड़ी के पीछे जो गाड़ी थी, उन्होंने एक जो आरोपी है सचिन, उसके ऊपर एक गाड़ी चढ़ा दी, जिस वजह से सचिन वहां पर गिर गया और दूसरा आरोपी शुभम वहां से भाग निकला। सचिन को पुलिस को सौंप दिया उन लोगों ने। पुलिस ने पूछताछ करी तो पता चला कि दोनों नोएडा के रहने वाले हैं और काफी दिनों से ओवैसी के तमाम बयानों को लेकर नाराज थे। किन बयानों को लेकर नाराज थे ये समझ में नहीं आया अब तक। और पुलिस के मुताबिक ये जो इन्होंने कई दिनों से इसको प्लान करके रखा था, वो जो ओवैसी के मूवमेंट है उसको फॉलो कर रहे थे। उनको पता था कि ओवैसी रैली करने जा रहे हैं और क्योंकि आजकल सभी जितने भी राजनीतिक नेता हैं उनके जितने भी कार्यक्रम है वो सार्वजनिक किए जाते हैं, तो इनको पता था। उन्होंने बड़े सुनियोजित तरीके से की प्लानिंग की थी। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है दोनों को। दोनों ही गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं। एक आरोपी सचिन बादलपुर का बताया जा रहा है और जो जिस बंदूक से फायरिंग की थी वो बंदूक भी पुलिस ने बरामद कर ली है। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो पुलिस अब इस बात की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि इनके तार किससे जुड़े हैं भी तो या नहीं भी हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया आपका। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कल प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे के आमने सामने आए। एक तरफ समाजवादी पार्टी आरएलडी की संयुक्त समाजवादी विजय यात्रा चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जुटी थी। अखिलेश जयंत रथ की छत से प्रियंका गांधी का अभिवादन करते हुए नजर आए। इसके जवाब में प्रियंका ने भी उनका अभिवादन किया। ये वीडियो आप देख सकते हैं जब वो तीनों एक दूसरे के सामने आए और अखिलेश ने तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि एक दुआ सलाम तहजीब के नाम। इसका जवाब प्रियंका गांधी ने भी दिया। उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट किया और कहा, हमारा भी आपको राम राम। कहते हैं राजनीति में कोई ना परमानेंट दुश्मन होता है ना ही कोई परमानेंट दोस्त। कल एक ऐसा ही वाकया हुआ जिसमें 2 बड़े नेता, कह लें 3 बड़े नेता आमने सामने से गुजरे तो
तमीज तहजीब के साथ, प्रजातंत्र की खूबसूरती के साथ एक दूसरे से एहतराम किया। कल बुलंदशहर में प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी भी रोड शो कर रही थी और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी यही रोड शो कर रहे थे। हम सब जानते हैं अखिलेश यादव का अपना वो चिर परिचित रथ है, बस है, उसमें वो मौजूद थे जयंत चौधरी के साथ। प्रियंका गांधी भी एक गाड़ी में मौजूद थी। दोनों अगल बगल से गुजरे तो प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव को देखा तो अखिलेश यादव उस वक्त बस के अंदर थे। जब अखिलेश यादव ने प्रियंका गांधी को देखा तो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों बस के ऊपर आए, निकले। ये देखिए तस्वीरें, बस के ऊपर आए, निकले और उन्होंने प्रियंका गांधी से तो नमस्कार किया, एहतराम किया और फिर दोनों नेता एक दूसरे को देख के मुस्कुराए और फिर प्रियंका गांधी अपने रास्ते निकल गई और अखिलेश यादव अपने रास्ते निकल गए। फिर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, एक सलाम तहजीब के नाम, जिसका जवाब प्रियंका गांधी ने भी दिया, कहा आपको भी हमारा राम राम। तो तमाम लोग इसके राजनीतिक मायने निकाल रहे हैं और राजनीतिक मायने निकालने भी चाहिए। जाहिर सी बात है 2017 में अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी यानी अखिलेश यादव और कांग्रेस साथ में विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार गठबंधन नहीं हो पाया। अभी करहल और जसवंत नगर, करहल से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव। तो दोनों ही के खिलाफ कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं देने जा रही है और ऐसा राजनीति में होता भी रहा है। प्रियंका सोनिया गांधी जो रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं, प्रमुख हैं, अध्यक्ष कांग्रेस के, उनके खिलाफ भी समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारती। और अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि अक्सर कहते रहे कि हम परिवार तोड़ने में विश्वास नहीं रखते, परिवार जोड़ने में विश्वास रखते हैं। तो ये एक अच्छा सिलसिला शुरू हुआ है। जब नफरत की बात होती है, गर्मी उतारने की बात कर रहे होते हैं योगी आदित्यनाथ, तो वहां से चर्बी उतारने की बात होती है। तो इन तमाम बयानबाजी में जब ये जेस्चर आता है सामने कि दोनों नेता आपस में निकले और आपस में देखा, मुस्कुराया, हाथ जोड़ा और वो अपने अपने रास्ते चले गए, तो ये कहीं ना कहीं एक स्वस्थ प्रजातांत्रिक नींव की ओर इशारा करती है। भले ही राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो, लेकिन एक स्वस्थ परंपरा जरूर कल स्थापित हुई है और इस बारे में लगातार जब नेताओं से मुलाकात होगी तो ये सवाल पूछेंगे कि क्या चुनाव के बाद गठबंधन होगा। तो दोनों नेता शायद यही जवाब दें कि राजनीति में कोई दुश्मन दोस्त नहीं होता है, बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तो चुनाव में कांग्रेस और प्रियंका गांधी की कांग्रेस और अखिलेश यादव की सभा एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिलहाल ये काफी अहम चुनाव होता जा रहा है और अभी देखना होगा कि कैसे प्रचार के बाद पहले फेज में दोनों पार्टियां करती हैं। सहयोगी राजेश के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। एनडीटीवी बीप्स में सबसे पहले आपको दिखाते हैं कार की लाइट्स में एग्जाम देने का एक वीडियो। अक्सर आपने लोगों को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करते तो सुना होगा, लेकिन बिहार के मोतिहारी में बच्चों को तो कार की हेडलाइट के सहारे अपनी परीक्षा देनी पड़ी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो इन दिनों खूब वायरल हुआ है। एग्जाम 5 बजे इन बच्चों को अभी तक घेर के रखा हुआ है। बच्चों को गाड़ियों का लाइट जला के एग्जाम दिलवाया जा रहा है। अभी करना चाहिए था आपको। महाराजा हरिंदर किशोर कॉलेज इंटरमीडिएट कॉलेज मोतिहारी का, जिसमें बच्चों के व्यवस्था नहीं है। एग्जाम
अब आप देखिए एक मशहूर चाय वाले को जो गरीबों की मदद करने में पीछे नहीं रहता। बिहार के गया में पिछले 35 साल से पुश्तैनी चाय की दुकान चलाने वाले संजय चंद्रवंशी अपने इलाके में गरीब लोगों की मदद करते हैं और अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों में बांट देते हैं। बिहार के गया शहर में टी स्टॉल लगाने वाले संजय चंद्रवंशी अपनी चाय से ज्यादा अपने ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए जाने जाते हैं। ये अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों को ठंड से बचाने के लिए लगाते हैं। ठंड से लड़ने के लिए संजय चंद्रवंशी की चाय तो काम आती ही है, लेकिन वो हर साल अपनी टी स्टॉल की कमाई से जरूरतमंदों को अलाव, खाना और कंबल भी बांटते हैं। दान करते करते आर्थिक स्थिति आ गया तो हम अपना मकान भी बेच के दान कर दिए। मेरा मकान था कंडी नवादा में। आज हमको भगवान की कृपा से कोई चीज की कमी नहीं है। हम किराए के मकान में रहते हैं और इस काम के लिए किसी के दान की जरूरत हमको नहीं है। हमको ईश्वर के दया से कोई चीज की कमी नहीं है। हम आजाद भी है। संजय पिछले 35 साल से अपने इस पुश्तैनी स्टॉल को गया शहर के गोल पत्थर मोड़ पर चला रहे हैं। इनके बाप दादा भी ये नेक काम करते रहे हैं। संजय बाबू गरीबों की नसीहा है। यहाँ हर गरीबों की, भिखारी को भी, लंगड़ा लूल्हा सभी लोग को चाय भी पिलाते हैं। लकड़ी को जलावन में जला के तपाते हैं। यहाँ बहुत अच्छा ढंग से हर साल को हम भांति देखते हैं कि यहाँ सेवा करते हैं। इस साल संजय ने 200 कंबल बांटे हैं। केवल सर्दियों में ही नहीं बल्कि राहत का कार्य गर्मियों में भी जारी रखते हैं जब वो सत्तू का दान करते हैं। वहीं संजय सरकारी मदद से करते हैं इनकार। कोई सरकार से हमको कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है। किसी सरकार से कोई मेरा लेन देन नहीं है और कोई दान की जरूरत नहीं है सरकार से। समझिए नहीं सरकारी व्यवस्था नहीं सरकारी की व्यवस्था है तो हमको उससे मतलब नहीं है। हम अपने फंड से जो होता है बनता है, जितना हम कमाते हैं जूस और चाय बेच के, उसी में से जो पैसा निकलता है वो हम गरीब की सेवा करते हैं। अभी लॉकडाउन में जितना लगा सबको गरीब लोग को जितना था से आटा, चावल, तेल सब तरह की व्यवस्था की है। गया से बिमलेंदु चैतन्य के साथ अरुण सिंह, एनडीटीवी के लिए। और अब देखिए उज्बेकिस्तान के चिड़ियाघर का एक वीडियो, जहां एक भालू अपने बाड़े में घूम रहा था और लोग उसे बाहर से देख रहे थे। तभी एक मां के हाथ से उसकी 3 साल की बच्ची छूटकर भालू के बाड़े में गिर गई। आगे क्या हुआ देखिए वीडियो में। दूल्हे की बारात निकलते हुए तो आपने अक्सर देखी होगी, लेकिन भोपाल में एक दुल्हन ने इस परंपरा को तोड़ा। कार की बोनट पर सवार होकर दुल्हन बॉलीवुड गानों पर नाचते हुए शादी करने पहुंची। सोशल मीडिया पर यह वायरल हुआ। लोग कहते हैं कि जानवरों को रंग नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अमेरिका के एक टिकटॉकर ने अपने कुत्ते को लाल रंग से रंग दिया है, जिसका वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। लेकिन वो अपने ऐसा करने की वजह बता रहे हैं। White dogs are less likely to get stolen.
2. He is less likely to get hit by a car. 3. It's good for his fur. और अब देखिए मुंबई में करोड़ों की चोरी का सीसीटीवी फुटेज। मुंबई के मुलुंड इलाके में चोरों ने बंदूक की नोक पर एक दफ्तर से करोड़ों रुपए लूट लिए, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। और अब मिलिए मशहूर ऑमलेट अंकल से। ये अंकल कोई ऐसे वैसे नहीं बल्कि हार्ट अटैक ऑमलेट बनाते हैं। ऑमलेट बनाने का ऐसा तरीका शायद ही आपने पहले देखा होगा। खबर है जिसको आप ज्यादा देखना चाहेंगे। पहली खबर जिस पर रहेगी हमारी नजर वो पंजाब से है। ये अवैध खनन के मामले से जुड़ी हुई है, जिसका आरोप चरणजीत सिंह चन्नी जो कि मुख्यमंत्री है पंजाब के, उनके भांजे पर लगा है। उनके भांजे भूपिंदर सिंह हनी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज मोहाली की सीबीआई कोर्ट में उनकी पेशी होने वाली है। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से है। असदुद्दीन ओवैसी जो कि उत्तर प्रदेश में प्रचार के लिए डासना गए हुए थे, उनके काफिले पर एक टोल प्लाजा पर हमला किया गया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से अवैध बिना लाइसेंस का हथियार भी मिला है। उनका कहना है कि वो नाराज थे ओवैसी की बयानबाजी से। तीसरी खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां प्रचार के दौरान एक दिलचस्प नजारा दिखा जब प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ नजर आए। वो दोनों ही अपना अपना प्रचार कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को दूर से ही दुआ सलाम किया। इसके अलावा जो खबर जिस पर हमारी रहेगी नजर वो है महुआ मित्रा जो कि टीएमसी की सांसद है। उन्होंने कहा है अपने आक्रामक अंदाज के बारे में कि हम सरकार को लड्डू पेड़ा खिलाने के लिए नहीं है। उन्होंने अपने आक्रामक जो अंदाज है उनका, जिससे वो लगातार सरकार पर हमला बोलती हैं, संसद में भी उन्होंने ऐसा ही किया और उसी पर वो कह रही हैं कि हम कोई लड्डू पेड़ा खिलाने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके अलावा भारत में विंटर ओलंपिक जो कि बीजिंग में होने वाला था, चाइना में उसकी सेरेमनी का बॉयकॉट कर दिया। इसके पीछे वजह यह रही है कि गलवान में एक जो शख्स जो पीएलए जो वहां की सेना है उसका जो सोल्जर था जो जख्मी हुआ था, उसने इस विंटर ओलंपिक में टॉर्च बेयरर का काम किया। तो उसे इस तरह की सेरेमनी में शामिल करने की वजह से भारत नाराज है और भारत ने साफ कर दिया कि इसका सीधा प्रसारण भी प्रसार भारती पर नहीं होगा और साथ में कोई भी डिप्लोमैट वहां पर नहीं जाएगा।